जैसे आप लास्ट में पढ़ रहे थे आप सेट थ्योरी, तो सेट थ्योरी में हमने जैसे एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं, मतलब जो बेसिक पॉइंट है, मतलब जैसे आपको क्या बताया था, सेट बताया था। सेट जो होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, मतलब जो यहाँ पे होता है कोई भी सेट लिया था, जैसे कोई भी लिया था ए बी एंड सी, तो आपको ये बताए थे इन्हें एलिमेंट भी बोलते हैं, मेंबर भी बोलते हैं और ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। सिमिलरली उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट बताया था यहाँ पे, तो आपको बताया था यहाँ पे सिंबल बताया था, जैसे ए इसके अंदर बढ़ रहा है तो ए हमने ए बिलोंग्स टू ए किया था, मतलब ए इसके अंदर है तो इट मीन्स कि ए बिलोंग्स टू ए। जैसे डी इसके अंदर नहीं है तो हम ऐसे लिखेंगे डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, सिंपली, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट बताया था वो रिप्रेजेंटेशन बताया था। जैसे आपको बताया था रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले बताया था यहाँ पे रोस्टर फॉर्म बनाया था। रोस्टर का मतलब क्या होता है, रोस्टर मेथड में जो सारे के सारे एलिमेंट होते हैं उन्हें हमें लिस्ट कर देते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ए बी सी है ना, तो यहाँ पे इनको क्या कर दिया है, सबको लिस्ट कर दिया है। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को भी हम यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद आपको जो बताया था यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म बताई थी, दूसरी कौन सी बताई थी, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको बताया था इसे क्या बोलते हैं, इसे प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। तो इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी सेट लिया था हमने एट्स, इसे पढ़ते हैं सच दैट, इसे पढ़ा जाता है सच दैट। और यहाँ पे आती थी उसकी प्रॉपर्टी, इस एलिमेंट की क्या आती थी, यहाँ पे प्रॉपर्टी आती थी। जैसे यहाँ पे लिखा था मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, वेर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहाँ एक्स कहाँ बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे ऐसे एक्स आते हैं जो क्या होते हैं, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया, तो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, यानी कि एक्स की दो वैल्यू आती है प्लस माइनस 2। तो अगर हम इसे लिस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, यानी कि इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो यहाँ से क्या आ जाता है, दो आंसर आ जाते हैं 2 एंड -2, ठीक है। उसके बाद जो आपको बताया था रोस्ट फॉर्म के बाद बताया था इसके बाद आया था एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के बारे में क्या बोला था हमने, इसके बाद जो नेक्स्ट आया था वो था एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। इसे रिप्रेजेंट करते थे आइदर दिस और दिस सिंबल। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म आती थी आपकी एम्प्टी सेट के बाद, वो आ जाता था नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट कोई सेट दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है 1 2 3, तो इसके अंदर 3 एलिमेंट है, तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एन ऑफ ए। इसके अंदर कितने एलिमेंट है, तो इसे कार्डिनल नंबर भी बोला जाता है, कार्डिनल नंबर, यानी कि एन ऑफ ए। इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। कार्डिनलिटी के बाद आ गया था इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट वो सेट होता है जिसमें क्या होता है, जिन दो सेटों के आपस में कार्डिनल नंबर सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे सेट ए दिया है, यहाँ पे कोई सेट बी दिया है, वहाँ पे दिया है ए बी सी दिया है। यहाँ पे देखो दोनों का कार्डिनल नंबर कितना है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। सेम वे इसके अंदर भी कितने एलिमेंट है, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है। तो एन ऑफ बी कितना हो गया यहाँ पे 3। तो यहाँ के दोनों के कार्डिनल नंबर सेम है, इसलिए ए बी के क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट हो जाता है। उसके बाद बताया था फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होते हैं। जैसे बोला था सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10 में क्या आ जाता है, 2 3 5 7, ये बता दिया था। तो 2 3 5 7 यहाँ पे क्या है, फाइनाइट नंबर है ना, इसकी कार्डिनलिटी 4 है। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो इसे बोला जाता है फाइनाइट सेट। उसके बाद जो आया था वो था इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मीन्स क्या होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होते हैं। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 जैसे ही बताया था 1 2 3 एंड सो ऑन, ये चलता जाता है। तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद इनफाइनाइट सेट। उसके बाद बताया था सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट होता है उसमें, उसके अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, एक ही एलिमेंट। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे सेट दिया है इसके अंदर लिखा है 1, तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट के बाद आ रहे थे हम इक्वल सेट पे। इक्वल सेट ऐसे सेट होते हैं जिसपे क्या होता है, जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम एलिमेंट होते हैं, तो उन्हें इक्वल सेट बोला जाता है। इक्वल सेट के लिए बताया था आपको, इक्वल सेट जैसे सेट ए दिया था, यहाँ पे क्या था 1 2 3, यहाँ बी दिया है, ये दिया है 2 1 3,
इसमें आपको पहले ही बोल दिया था कि कोई भी सेट है उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। यहाँ पे 1 2 3 भी सेम है, 2 1 3 भी सेम है, इसलिए दोनों आपस में क्या है, इक्वल सेट हैं, दोनों के आपस में इक्वल सेट है। इसे ए बराबर कितना हो गया, बी। उसके बाद सबसेट के बारे में आए थे हम, तो सबसेट में जो हमने डिस्कस किया था, सबसेट का जो सिंबल होता है वो ऐसे रिप्रेजेंट होता है, और जो प्रॉपर सबसेट होता है उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से। तो सबसेट वाला ये सिंबल हो गया। जैसे सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट में ये बताया था कोई सबसेट है, यहाँ पे लिखा है ABC, और कोई दूसरा सेट यहाँ पे दिया है, सेकंड सेट यहाँ पे क्या दिया है, उसमें एलिमेंट हैं A B C एंड D। तो इस वाले सेट के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं, इसलिए जो A होता है, A इज अ सबसेट ऑफ B। A किसका सबसेट होता है, B का सबसेट होता है। सिमिलरली क्या B के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, नहीं है, इसलिए B A का सबसेट नहीं होता है। B डज नॉट सबसेट ऑफ A। क्या A B का प्रॉपर सबसेट है, मतलब B में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, हाँ, तो इसलिए A क्या है, B का प्रॉपर सबसेट होता है, इसलिए इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, तो अच्छा इसके टोटल कितने सबसेट हैं, एक चीज़ बताई थी कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो जितने एलिमेंट रहते हैं आपको टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करना है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ये फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 की पावर जितने इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, तो यहाँ पे 2 है, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे, 8, मतलब यहाँ पे आ जाएंगे टोटल सबसेट कितने आ जाएंगे, इसके 8 आएंगे। तो मैंने एक चीज़ बताई थी, जो 8 सबसेट हैं इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है, एक तो 5 इंक्लूड होता है, और एक ये खुद भी इंक्लूड होता है, इट इज़ इंक्लूडेड इटसेल्फ, ठीक है, इसके अंदर ये ABC भी आएगा। उसके अलावा अदर 6 कौन से हो जाएंगे, उसमें आ जाएगा आपका एक तो सेट A आ जाएगा, क्योंकि ये भी इसका सेट है, क्योंकि जो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर पुट किया है हमने वो इसके अंदर भी है, A हो गया, B हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, C, फिर 2 के कॉम्बिनेशन बना लो, AB, यहाँ पे हो जाएगा BC, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CA, ठीक है। तो कितने हो गए, 4 और 3 7, लास्ट में यही वाला। कोई भी सेट अपना क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये सबसेट के बारे में डिस्कस हो गया था। सबसेट के बाद हम जो आए थे नेक्स्ट पॉइंट पे आए थे, यहाँ पे इंटरवल के बारे में डिस्कस किया था। तो इंटरवल में क्या किया था हमने, इसमें 2 टाइप के इंटरवल बताए थे, एक तो ये होता है ओपन ब्रैकेट या ओपन इंटरवल, दूसरा बताया था आपको क्लोज्ड होता है दिस सिंबल। इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 to 7, इस सिंबल का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट जो 2 से 7 के बीचों बीच है, ऐसे एलिमेंट जो 2 से 7 के बीचों बीच है। तो टोटल वो नंबर यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 7 कर दिया, तो ये सारी वैल्यू इंक्लूड होंगी। 2 और 7 को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, ओपन ब्रैकेट में इसके बीच की सारी वैल्यूएं इंक्लूड होती हैं। सिमिलरली क्लोज ब्रैकेट में क्या होता है, जैसे 2 to 7 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या हुआ, 2 से 7 के बीच की सारी वैल्यू इंक्लूड होंगी, और इवन 2 and 7 भी क्या होता है, इंक्लूड होता है, इवन 2 and 7 भी क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो ये तो आपका क्लोज ब्रैकेट हो गया था, ठीक है। उसके बाद पावर सेट बताया था। पावर सेट ऐसा सेट होता है, किसी भी सेट के लिए पावर सेट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो पावर सेट में हमने क्या डिस्कस किया था, कोई भी सेट दिया था, ये 1 2, तो इसके जितने सबसेट हैं, इस सेट के नंबर ऑफ सबसेट जितने हैं वही क्या हो जाएगा, अगर हम उन्हें लिस्ट कर दें, उन्हें एलिमेंट की तरह ट्रीट करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, पावर सेट। जैसे इसके हमने सबसेट बनाए, इसके 4 सबसेट बनेंगे, क्योंकि 2 to the power 2, यानी कि इसके टोटल सबसेट आएंगे 4। तो उसमें कौन सा आ जाएगा, 8 5 आ जाएगा, 8 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 2 एंड 1 2। तो इसके टोटल अगर इन्हें लिस्ट करके सेट बना दिया जाए तो ये क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आ गए थे हम यूनिवर्सल सेट में। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऐसा सेट मतलब जो अदर सेट रहते हैं वो क्या रहते हैं, उससे रिलेटेड रहते हैं। अदर सेट किससे रहते हैं, उससे रिलेटेड रहते हैं। जैसे यहाँ पे सेट A दिया है, सेट B दिया है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सेट B दिया है, तो A और B इसके कंपैरिजन में अगर हम बोलें, यहाँ पे कोई सेट यूनिवर्सल सेट हम यहाँ पे नेचुरल नंबर ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सारे एलिमेंट हैं ये नेचुरल नंबर के अंदर आ जाएंगे। तो नेचुरल नंबर में यूनिवर्सल सेट को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेचुरल नंबर में जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल, यहाँ पे नेचुरल नंबर इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट की तरह वर्क करता है। उसके बाद आए थे हम वेन डायग्राम।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था हमारा वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में क्या होता है, वेन डायग्राम में हमने क्या बताया था, वेन डायग्राम में बताया था जो ये सिंबल होता है रेक्टेंगल, ये क्या करता है, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, और जो सर्कल बने थे ये सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे कि यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे दे दिया सेट ए दे दिया 1 and 2, यहाँ पे सेट ए दे दिया 1 and 2। अब यहाँ पे कोई दूसरा सेट दिया है 1 2 3, ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करना है जैसे हमें। तो हमने एक डायग्राम बनाया है, यहाँ पे सबसे पहले ए रिप्रेजेंट किया, इसमें 1 और 2 है, अब बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, इसलिए क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब सेट ए के अंदर क्या बचा हुआ है 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया। बी के अंदर क्या है, बी में तो 2 तो आ गया है आपके पास, बी के अंदर क्या है 2 है, कौन सा नहीं आया अभी यहाँ पे, एक तो 3 नहीं आया, ठीक है, 2 3 और अच्छा इसमें 1 भी कॉमन था, 1 और 2 दोनों कॉमन थे इसमें, ठीक है, 1 2 3 इन दोनों में है, तो इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वेन डायग्राम के बाद ऑपरेशन आया था, ऑपरेशन में हमने लास्ट में पढ़ा था यूनियन। अब उसके बारे में आते हैं यूनियन के ऊपर। ठीक है, अब यूनियन सिंबल ये हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, जैसे 2 सेट दिए हैं हमें ए एंड सेट बी, तो यूनियन सिंबल कैसे रिप्रेजेंट होता है, ऐसे 2 सेट के बीच में जो ऑपरेशन है, फर्स्ट ऑपरेशन है यूनियन। अब इसका मतलब क्या होता है, इसमें बोला था आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। तो यूनियन में क्या करना है आपको, ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो ए में भी हैं, बी में भी हैं और दोनों में भी हैं। मतलब जैसे ए दिया है यहाँ पे, ये दिया था 1 2 3, बी दिया था यहाँ पे 3 4 5, ये दिया है। तो ए यूनियन बी, पहले तो आप क्या कर लो, जो ए में उन्हें सारे नोट कर लिया यहाँ पे 1 2 3, जो बी में सारे नोट कर लिए, 3 ऑलरेडी आ गया है तो उसे यहीं पे छोड़ दिया, जो बचे हुए हैं उन्हें नोट कर लिया 1 2 3 4 5। तो ए यूनियन बी में इन दोनों को मिला के जो आएंगे उन्हें सारे जो एलिमेंट हैं उन्हें यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये ए यूनियन बी में आता है। और जो दोनों में क्या है कॉमन है वो भी उसे एक ही बार यहाँ पे नोट किया जाता है। तो ए यूनियन बी मीन्स ये सारे आ जाएंगे, ए और बी को सारे मिलाते हैं। जब वेन डायग्राम के हिसाब से बात किया था इससे, तो अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो वेन डायग्राम के हिसाब से जो ये पूरा रीजन होता है ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ए यूनियन बी को, ठीक है। इसके बाद जो पॉइंट आया था इसमें, जो इस पर आए थे कौन कौन से लॉ ये फॉलो करता है, तो सबसे पहले था ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ मीन्स कहीं पे दिया है ए यूनियन बी और यहाँ पे दिया है बी यूनियन ए, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, दोनों सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आया था एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या था, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, या तो हम पहले ए यूनियन बी को करें या बी यूनियन सी को पहले करें, फिर उसका यूनियन सी के साथ लिया या इसका यूनियन ए के साथ लिया, ये दोनों सेम चीज़ें होती हैं, दोनों सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसमें हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, मतलब कोई सा भी पहले करो वो सही माना जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपके पास आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या बताया था आपको, आइडेम्पोटेंट में बोला था जो सिंबल यहाँ पे आता है वही सिंबल यहाँ पे आएगा, ठीक है, और आंसर में भी वही सिंबल आएगा। अगर ये जो सिंबल है ए, मतलब यहाँ पे सेट ए है, यहाँ पे सेट ए है और आंसर में भी क्या आ जाए, आंसर भी सेट ए आ जाए, तो ऐसा जो इस लॉ को फॉलो करता है इसे बोलते हैं आइडेम्पोटेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, यूनियन आइडेम्पोटेंट लॉ को फॉलो करता है, तो ए यूनियन ए ही होता है, ठीक है। उसके बाद आया था आपका लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी में आपने पढ़ा था, अगर मैं ए यूनियन फाई लूँ, ए यूनियन फाई, अब जानते हो आप ए में जो एलिमेंट होंगे, फाई में तो कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो ए का अगर फाई के साथ एलिमेंट लेते हैं उन्हें आपस में मिला दें तो टोटल क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। सिमिलरली अगर ए यूनियन यूनिवर्सल सेट लिया, ए सेट ए एंड यूनिवर्सल सेट, इसका अगर यूनियन लेते हैं तो ए के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर होते हैं, तो ये टोटल क्या आ जाएगा, ये खुद ही यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका लॉ ऑफ यूनियन, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब पढ़ेंगे हमारे यहाँ पे इंटरसेक्शन, ठीक है। अब इस पे पढ़ते हैं हम इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, तो
इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब ये समझो जैसे दो सेट दिए आप, तो सेट ए और सेट बी, यहाँ पे दिया 1 2 3 4, यहाँ पे दिया 2 3 5 7 9, यहाँ पे दिया। तो इंटरसेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये बताता है कॉमन कौन सा है दोनों में। तो यहाँ पे कॉमन क्या है? 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, यहाँ पे भी 2 3 है, तो दोनों साइड 2 3 है ना, तो इंटरसेक्शन उनके बीच में जो कॉमन है उसे रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का सिंबल होता है ऐसे, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो उन दोनों में कॉमन है। कॉमन कौन सा है? यहाँ पे 2 है एंड 3 है। इसमें कॉमन कितना है? 2 भी है और 3 भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी ने ये रिप्रेजेंट किया। जब वेन डायग्राम में इसे रिप्रेजेंट करे तो कौन सा पोर्शन आता है? तो वेन डायग्राम के हिसाब से अगर इसे समझते हैं, ये सेट ए दिया है, सेट बी दिया है। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है? 2 3 5 7 9। तो 2 3 कहाँ पे है? यहाँ बीचों बीच है, 2 3 यहाँ बीचों बीच है, ठीक है, 2 3 यहाँ पे है। और यहाँ पे देखो बी में और कौन है? 5 7 9 है, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है? 1 and 4, 1 and 4 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे समझो इंटरसेक्शन में कौन सा वाला पोर्शन आएगा? इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में क्या है? कॉमन है। अब कॉमन देखो यहाँ पे 2 3 ये वाला पोर्शन है, जो दोनों में कॉमन था वो 2 3। तो जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वो इस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका? ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो जो कॉमन पोर्शन होता है वो इंटरसेक्शन बी है। अब जैसे कि आपको ये दे देते हैं, जैसे सेट ए है, ये दिया है यहाँ पे ए बी सी, सेट बी दिया है डी एफ, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? कोई वैल्यू कॉमन नहीं है, तो जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा यहाँ पे वो आ जाता है 5, ठीक है। और जब वेन डायग्राम के हिसाब से इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे ये डिसजॉइंट सेट होते हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी 5 आएगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में 0 आते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। क्या ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है? ठीक है, जैसे सेट ए है, सेट बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी ऐसा होता है। सबसे पहला लॉ है जो आपका यहाँ पे है कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव। अब यहाँ पे दिया आपको ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे दिया है ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा हम बी तो पहले कर दें और ए तो बाद में कर दें, तो अभी भी दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी वही होता है जो बी इंटरसेक्शन ए होता है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसके बाद आ जाता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में क्या होता है? एसोसिएटिव में समझो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ऐसा किया मैंने, पहले ए बी तक लिया, फिर इंटरसेक्शन सी के साथ ले लिया, या इसके अलावा ए इंटरसेक्शन बी किया, पहले बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व किया, फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लिया। ये दोनों वैल्यू में क्या आती है? बराबर आती है। इसलिए एसोसिएटिव लॉ को भी क्या करता है? फॉलो करता है। कोई सा भी पहले करो, कोई सा भी ऑपरेशन पहले किया, दोनों में सेम वैल्यू आती है, इसलिए ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। उसके बाद आ जाता है आइडम्पोटेंट। अभी बताया था आइडम्पोटेंट लॉ में, आपको पहले बताया था। जैसे कोई सेट लिया है, फिर यहाँ पे भी दूसरा सेट लिया, इनके बीच ये ऑपरेशन लगाया और आंसर भी वही आ जाए, तो यानी कि उसने उस लॉ को फॉलो किया है। तो आइडम्पोटेंट यानी कि इंटरसेक्शन इस लॉ को भी फॉलो करता है। मतलब ए का अगर ए के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो पूरा ए ही क्या हो जाता है? कॉमन आ जाता है, इसलिए इस लॉ को भी इसने फॉलो किया है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव तो समझते हैं हम, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया आपको ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर क्या कहता है? जैसे आपने ये पढ़ा है, यहाँ पे पढ़ा है जैसे 2 × 3 + 2, तो 2 क्या हो जाता है? 2 इस 3 से भी मल्टीप्लाई होता है, 2 इस 2 से भी मल्टीप्लाई होता है, तो 2 × 3 करते हो और यहाँ पे क्या करते हो? 2 × 2, ये प्लस सिंबल यहाँ पे आ जाता है। तो सेम वे डिस्ट्रीब्यूटिव में भी यही होता है। ए इसके साथ भी यूनियन लेता है, ए इसके साथ भी यूनियन आएगा, अब बीच में कौन सा आ जाएगा? सिंबल इंटरसेक्शन आ जाएगा, मतलब ए यूनियन बी, फिर यहाँ पे ए यूनियन सी, अब बीच में क्या पुट कर लोगे आप? इंटरसेक्शन। सिमिलरली अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन हो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, या अंदर सी हो, तो इंटरसेक्शन भी क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब
ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी, अब बीच में आ जाता है यूनियन का सिंबल। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि यूनियन इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सिमिलरली जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन के ऊपर क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर। इसके बाद आ जाता है लॉ ऑफ फाई एंड यूनियन। लॉ ऑफ फाई एंड यूनियन, जैसे यहाँ पे दिया है ए इंटरसेक्शन फाई दिया, ए इंटरसेक्शन फाई दिया। अब यहाँ पे समझो, अगर किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, एक एम्प्टी सेट ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, एम्प्टी। कोई सा भी नंबर ले लो आप, एम्प्टी सेट, जैसे यहाँ पे लिया ए लिया 1 2 3 और बी ले लिया, ये है नल सेट फाई। अब इन दोनों फाई मतलब ये, इसे दूसरा सिंबल क्या होता है, इसे रिप्रेजेंट करने का ऐसे। इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, इसके अंदर 1 2 3 है, कॉमन क्या है इसमें, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए आंसर कितना आ जाता है, फाई आ जाता है। सिमिलरली अगर ए का इंटरसेक्शन लेते हैं यूनियन के साथ, ए का इंटरसेक्शन लिया है यूनिवर्सल सेट के साथ, तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, दोनों में कॉमन क्या आएगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर होते हैं, जब ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं तो इसमें कॉमन क्या आएगा, ए ही कॉमन आ जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, ए। तो ये हो जाता है लॉ ऑफ यूनिवर्सल। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, जो नेक्स्ट सिंबल, नेक्स्ट ऑपरेशन आएगा इसमें, वो होता है डिफरेंस का, ए डिफरेंस बी, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, दो सेट के बीच में हम डिफरेंस बताएंगे। तो अब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब होता है इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। जैसे दो सेट लिए हमने, ए सेट लिया, सेट ए, दूसरा सेट है बी, डिफरेंस को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जो ए में तो हैं बट नॉट इन बी, दो एलिमेंट्स जो ए में हैं बट नॉट इन बी, जो बी में नहीं होते हैं। तो मतलब जैसे ये ए दिया है, ए दिया हमें, सेट ए दिया है, यहाँ पे दिया है 1 2 3, बी दिया है, यहाँ पे दिया है 3 4 5 6, यहाँ पे दिया। अब मुझे बताना है ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी का मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जो ए में हैं बट बी में नहीं है। ठीक है, दोज एलिमेंट विच प्रेजेंट in set A but not in set B। तो ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में है बट बी में नहीं है। तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है जो बी में नहीं है, देखो यहाँ पे 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 3 हटा दिया। अब यहाँ पे कौन सा बचा हुआ है, ए या बी बचा, 1 और 2 बचा हुआ है। तो ए डिफरेंस बी कितना होता है, 1 एंड 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डिफरेंस बी 1 एंड 2। सिमिलरली अगर आपको बी डिफरेंस ऐसे बोल दिया जाए, बी डिफरेंस ए, तो ऐसे एलिमेंट, दोज एलिमेंट्स विच प्रेजेंट इन बी बट नॉट इन ए, दोज एलिमेंट्स विच प्रेजेंट इन बी बट नॉट इन ए। तो जो बी में है बट ए में नहीं है। देखो बी में क्या है, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, इसलिए इसे हटा दिया। तो अब ऐसे एलिमेंट कौन बचे जो यहाँ पे नहीं है, तो 4 5 6, तो ये कितना आ जाएगा, 4 5 6। अगर हम इसे वैन डायग्राम के हिसाब से बात करें, अगर इसे समझें वैन डायग्राम के हिसाब से, तो क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे समझो, जैसे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है ए, यहाँ पे दिया है बी, ऐसे एलिमेंट जो ए में है बट बी में नहीं है। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है, देखो ये वाला पोर्शन है जो ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये भी बताया था थोड़ा देर पहले, ये ए इंटरसेक्शन बी होता है, तो ये इंटरसेक्शन भी है। तो ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, पर हमें वो एलिमेंट बताने जो ए में है बट नॉट इन बी। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको बी डिफरेंस ही बताना है, तो यानी कि ये वाला जो रीजन है ये बताता है ए डिफरेंस बी, ये रीजन बताता है ए डिफरेंस बी। अब ऐसे एलिमेंट जो बी में है बट ए में नहीं है, तो बी में से क्या हटा दो, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हटा देते हैं, तो जो आता है वो क्या हो जाता है, बी डिफरेंस ए। इस वाले रीजन को क्या बोलेंगे, बी डिफरेंस ए। ठीक है, अच्छा मैं इन तीनों को मिला दूं, इसे इसे इसे, तो ये पूरा आ जाएगा।
ठीक है, ये पूरा सेट आ जाएगा, ये कौन सा वाला, ये पूरा सेट आ जाएगा, ये तीनों रीजन आ जाएंगे। अब तीनों रीजन क्या बताते हैं, ए यूनियन बी को, तो हम इसे ए यूनियन बी है उसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जो ए यूनियन बी है वो ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए, तो ये तीनों रीजन इसमें आते हैं ना ए यूनियन बी में, ठीक है, तो ये इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो हो जाता है आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब इसके बाद आता है जो है सिमेट्रिक डिफरेंस, इसके बाद आ जाता है, इसके बाद जो आता है वो आता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट के बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है ए डेल्टा बी, क्या होता है ए डेल्टा बी, और इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है और ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, पर इन जनरल हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ए डेल्टा बी। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझो, ए डेल्टा बी, ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट, ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो ए में है बट बी में नहीं है, और मैंने भी बोला ऐसे एलिमेंट जो ए में है बट बी में नहीं है, और दोज एलिमेंट्स विच प्रेजेंट इन बी बट नॉट इन ए, मतलब यहाँ पे ऐसे एलिमेंट जो ए में है बट बी में नहीं है, वो ऐसे रिप्रेजेंट होता है यूनियन, और बोला ना, और तो मतलब यूनियन से रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनियन को और बोला जाता है, ठीक है, इंटरसेक्शन है ना उसे एंड से रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनियन को और से, तो ए माइनस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी माइनस ए, मतलब ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस है, मतलब दो एलिमेंट जो ए में है बट बी में नहीं है, ठीक है, और जो एलिमेंट बी में है बट नॉट इन ए, जो ए में नहीं है, तो ए डिफरेंस बी। तो जैसे अगर वेन डायग्राम के हिसाब से समझे तो कौन सा रीजन है, ये ए है ये बी है, अभी आपने पढ़ा था ये वाला जो रीजन होता है वो ए माइनस बी होता है, ये वाला बी माइनस ए होता है, ये ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये पढ़ा था, ठीक है। तो हमें तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला रीजन आता है इसमें, ये और ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला छोड़ देते हैं, ये वाला रीजन जो इन दोनों में क्या है कॉमन है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद आ जाते हैं हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट, इसके लिए आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो, जैसे ये ले लो, इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2, ठीक है, 1 2 ले लिया इसमें, लेट सपोज, ठीक है, बी में ले लिया 2 3 5, ये ले लिया, तो अब अगर आपको ए डेल्टा बी मतलब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी फाइंड आउट करना है, तो जो कॉमन है उसे हटा दो, 2 हटा दिया तो कौन सा बचा है 1 3 5, तो 1 3 5, बस ये आ गया, ये हो गया आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसके बाद आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है, इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट, दो सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कोई सेट ए दिया है, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट, पहले सिंबल के बारे में बात करते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक कॉम्प्लीमेंट, और या ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है या ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, अब जैसी मर्जी वैसे रिप्रेजेंट करो, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट को। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिया है कोई एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, जैसे इसमें ले लिया, इसमें एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कोई सेट ले लिया ए ले लिया, यहाँ पे इसमें है 1 2 3, ठीक है, ये ए सेट ए है, ये यूनिवर्सल सेट है। अब आपसे उसने पूछा कि यहाँ पे ये बताओ जो इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लीमेंट डैश मार दिया, कोई सा भी सिंबल यूज कर सकते हैं इसमें, तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो उस सेट में नहीं है, उस सेट के बाहर, तो इसे फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसमें से ये हटा देते हैं, मतलब यूनिवर्सल सेट में से इस वाले सेट को हटा दिया, तो जो आता है वो क्या आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए आएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो अब देखो ये अभी आपने पढ़ा था, ये क्या है यूनिवर्सल सेट डिफरेंस सेट ए, तो मतलब जो एलिमेंट इसमें है पर इसमें नहीं है, तो क्या आ जाएगा इसमें, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 4 5 एंड 6, ठीक है। और वेन डायग्राम के हिसाब से इसे समझें तो
यहाँ पे देखो जैसे सेट ए दिया है, सेट ए दिया है, ये तो सेट ए है, ये है यूनिवर्सल सेट है, तो ए के अंदर तो ये वाला पोर्शन आता है, ठीक है। आपको कॉम्प्लीमेंट बताना है, मतलब जो ए में नहीं है, तो कौन सा रीजन आएगा इसमें, ये वाला, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट में ये वाला रीजन आएगा, इस वाले रीजन को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद पढ़ते हैं हम सीधा। अच्छा, अब एक बात और सुनना, इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज़। तो ये एक कॉम्प्लीमेंट इतना हो गया। अब यहाँ पे समझो, कोई कॉम्प्लीमेंट है, कोई सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट लिया, फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ठीक है। अगर उसका 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो सेट वापस आ जाता है, मतलब सेट ए हमें ऑब्टेन हो जाता है, सेट ए वापस आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसमें वो है, हाँ, कौन सा वाला, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। जैसे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दिया है, ठीक है, तो जब एक कॉम्प्लीमेंट जाता है दोनों पे ये इंडिविजुअल चला जाता है, चला गया दोनों पे इंडिविजुअल, ठीक है। और जो ये साइन है ना, यूनियन का बन जाता है इंटरसेक्शन, यूनियन का क्या बन जाता है, इंटरसेक्शन, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन हो तो ये सिंबल दोनों पे चला जाता है, तो यहाँ पे भी आएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, पर ये क्या बन जाता है, यूनियन, ठीक है। ये सिंबल किससे रिप्लेस हो जाता है, यूनियन से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। इसे प्रूव भी कर सकते हैं, पर इसे अभी समझते हैं, इसे मतलब आगे समझते हैं। इसे क्या बोला जाता है, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, इसे बोला जाता है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स में। अच्छा, उससे पहले एक बात और समझो, अगर मैं 5 का कॉम्प्लीमेंट लूँ तो क्या आएगा, 5 मतलब एम्प्टी सेट। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जिसमें सारी वैल्यू आ जाएंगी, यूनिवर्सल सेट। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट लूँ तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे ये सेट ए दिया है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये बाहर वाला इसका कॉम्प्लीमेंट होता है। जब इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आंसर आ जाएगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब मैं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए और ए कॉम्प्लीमेंट के बीच में क्या फाइंड आउट किया हमने, इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया। तो यहाँ पे समझो, जो सेट ए में है, ए तो ये है, ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, ये वाला रीजन है, कॉमन क्या है दोनों में, कोई नहीं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। आंसर कितना हो जाता है इसका, 5 हो जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि आपको बताएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी आपको कैसे फाइंड आउट करना है। तो अब आ जाते हैं उस पर, अब उसे आप समझोगे कैसे, यहाँ पे ध्यान देना इसे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किस में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि कार्डिनल नंबर फाइंड आउट करना है। जैसे आपको ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी में आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने। जैसे ये हो गया, ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा एन ए यूनियन बी। अब इसे हम वेन डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। जैसे यहाँ पे वेन डायग्राम दिया, ये सेट ए है, ये है सेट बी। तो अब हम इसे ये करते हैं, इसे 4 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, मतलब एरिया वाइज। देखो ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसे मैंने क्या बोल दिया, इसे रीजन 1 बोल दिया, इसे बोल दिया रीजन फर्स्ट बोल दिया। ये जो ये रीजन दिखाई दे रहा है ना, जो कॉमन है, इसे बोल दिया रीजन 2। और जो ये तीसरा पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसे बोल दिया रीजन 3। और इसे क्या बोल दिया, रीजन 4। ये जो बाहर वाला पोर्शन है, इसे बोल दिया रीजन 4। अब यहाँ पे ये समझते हैं क्या होता है ये, ठीक है। अब खुद सोचो, ए यूनियन बी किसे रिप्रेजेंट करता है, आपको मालूम है ए यूनियन बी किसे बताता है, ये बताता है कौन कौन से रीजन आ रहे हैं। ए यूनियन बी में मतलब ये वाला पोर्शन पूरा आता है, तो ए यूनियन बी के अंदर कौन सा आ जाएगा पूरा। पहले ए को समझो, ए कौन सा रीजन रिप्रेजेंट हो रहा है, ए में कौन सा रीजन रिप्रेजेंट हो रहा है, रीजन 1 एंड रीजन 2, रीजन 1 एंड रीजन 2। बी में कौन सा रीजन रिप्रेजेंट हो रहा है, बी के अंदर जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो रीजन 2 एंड रीजन 3 रिप्रेजेंट हो रहा है, रीजन 2 एंड रीजन 3 रिप्रेजेंट हो रहा है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं यूनियन लेता हूँ तो यूनियन में ये दो बार नहीं, एक ही बार लिखा जाता है। तो इसमें ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, रीजन 1 रीजन 2 रीजन 3, ठीक है, इतना आ गया, रीजन 1 रीजन 2 रीजन 3। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, यहाँ पे दिया एन ऑफ ए। एन ऑफ ए मतलब इसमें कौन कौन सा रीजन आ गया, रीजन 1 एंड रीजन 2। इसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, प्लस एन ऑफ बी।
इसके अंदर कौन कौन सा रीजन आ गया, रीजन 2 आ गया, रीजन 3 आ गया, इसके अंदर रीजन 2 भी आ गया और रीजन 3 भी आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 है वो 2 बार आ गया, पर हमें आंसर में 2 कितने बार चाहिए, 1 बार चाहिए। आंसर में यहाँ पे कितना आ गया, 2 टाइम्स आ गया है। आंसर में हमें 2 कितने बार चाहिए था, 1 टाइम चाहिए था, इसलिए इसे 8 बार माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो रीजन 2 को 8 बार माइनस कर दिया। रीजन 2 है कौन सा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूला होता है, इसे याद रखना। एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, इसे पढ़ा क्या जाता है वैसे, अगर इसे हम पढ़ेंगे, इसे अगर हम पढ़ें तो ये अंदर लिखा हुआ है एन ए और बी। ठीक है, एन ए और बी, और क्या पढ़ा जाता है इसे, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। ठीक है, इन दोनों में से कम एक तो आना ही चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ पे हो गया, ये तो हो गया आपका एन ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली इस फॉर्मूले को एक्सटेंड कर सकते हैं। अब जैसे हम 3 के लिए एक्सटेंड करें तो 3 के लिए क्या आता है, ये तो हो गया 2 के लिए। अगर 3 की बात करें, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यहाँ पे 3 सेट है, 3 सेट है मतलब कैसे बने गए, यहाँ पे सेट ए, सेट बी और सेट सी। सी हो गया, बी हो गया, ए हो गया, सेट ए, सेट बी, सेट सी। तो अब ये फॉर्मूला क्या बनेगा, अब इस फॉर्मूले को बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे सिंगल वाला हमने क्या किया, एट अ टाइम हमने 8 सेट लिया था, उन्हें ऐड कर दिया था। तो आप इंडिविजुअल सेट को ऐड कर दो, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। ठीक है, अब इसमें 2 के कॉम्बिनेशन लो और उसका इंटरसेक्शन माइनस कर दिया। 2 के कॉम्बिनेशन लिया, उनका इंटरसेक्शन माइनस कर दिया। ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, एन सी इंटरसेक्शन ए। अब यहाँ पे क्या है, 2 बार तो आपने माइनस कर दिया, अब 3 बार तो क्या करो, ऐड करो। जो 3 बार है उसे ऐड किया, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हो जाता है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए फॉर्मूला, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। और 2 बार किया है उन्हें, जो ए और बी के 2 एक साथ लेते हुए उन्हें माइनस किया है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। और फिर 3 लेके उनके इंटरसेक्शन को प्लस किया है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस फॉर्मूले को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। जनरलाइज स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी के बजाय अगर एन वैल्यू हो, ठीक है, कितनी वैल्यू हो, एन वैल्यू हो, मतलब यहाँ पे अगर एन वैल्यू हो, मतलब जैसे यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी डैश डैश डैश, मतलब ये चलता जाएगा। ठीक है, तो अब इसे कैसे करेंगे, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे समझना एक पॉइंट को। एन ऑफ ए मतलब जो सिंगल लेते हुए उन सबको ऐड कर दिया, तो इन सबको ऐड कर दिया सिंगल लेते हुए। एन ऑफ ए, इस समेशन का मतलब होता है सिंगल लेते हुए ऐड कर दिया, मतलब इसका मतलब होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ डी एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब 2 लेते हुए क्या कर दिया, माइनस कर दिया, समेशन ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एन ऑफ ए समेशन का मतलब उन्हें सारे ऐड करते हुए बाहर माइनस सिंबल लगा है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। इन सबको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 2 के कॉम्बिनेशन लेते हुए इन सबको माइनस कर दिया। उसके बाद 3 के कॉम्बिनेशन लेते हुए इन्हें ऐड कर दिया, समेशन ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, फिर वही प्रोसेस आगे चलती हुई जाएगी। अब 4 के कॉम्बिनेशन लेते हुए इन्हें माइनस कर दिया, सो ऑन, ये प्रोसेस चलता जाएगा। ये इसका जनरलाइज स्टेटमेंट है। तो इसके साथ ही मतलब ये आपका बेसिक कवर हो गया है इसमें, मतलब थ्योरी वाइज मतलब पूरा सेट थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इस पे बेसिस कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं सेट थ्योरी पे बेसिस। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो let first question, if A and B are any of 2 sets, then A intersection
ए यूनियन बी रिप्रेजेंट्स। तो आपसे पूछा है ए और बी कोई दो सेट दिए हैं आपको, तो वहाँ पे पूछा है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या रिप्रेजेंट करेगा। अब इसे वेन डायग्राम से भी तुरंत सॉल्व कर सकते हो, या दूसरा मेथड, या इसे कैसे करोगे आप, जैसे वेन डायग्राम से समझना है इसे, समझो यहाँ पे ए सेट ले लिया ए ले लिया यहाँ पे बी, ये ए ले लिया बी ले लिया। तो देखो इसे आप वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व करोगे, या तो इसे रीजन वाइज सोच लो, जैसे रीजन 1 है, रीजन 2 है, रीजन 3 है, ये रीजन 4 है। अब मुझे बताना रीजन ए तो कौन रिप्रेजेंट करता है रीजन ए में, रीजन ए में तो आता है रीजन 1 और 2, इस ए के अंदर कौन कौन सा आता है, 1 आता है 2 आता है। सिमिलरली बताना मुझे ए यूनियन बी में क्या आता है, ए यूनियन बी में मैंने बताया था 1 2 3 आता है, 1 2 3, रीजन 1 2 3 ए यूनियन बी में आता है। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन दिया ना, इंटरसेक्शन मतलब इनके बीच में इंटरसेक्शन मीन्स होता है कॉमन। अब मुझे बताओ कॉमन क्या आ रहा है इसमें आ रहा है रीजन 1 एंड रीजन 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, रीजन 1 एंड रीजन 2। और रीजन 1 एंड रीजन 2 कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे सेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ये किसके इक्विवेलेंट आ जाता है, ए के इक्विवेलेंट आ जाता है। तो आंसर कितना हो जाता है यहाँ पे, ए हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कितना आ गया, ए आ गया। वैसे भी ऐसे सोच लो, ए यूनियन बी है, ये बड़ी वैल्यू आएगी, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लिया है तो फिर से ए के बराबर ही आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सिमिलरली अगर एक दूसरा क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। जैसे हमने किया लेट ए यहाँ पे दिया है x such that x is a square of a natural number x क्या है, स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 100 एंड x इज लेस देन 100। x किससे छोटा है, 100 से छोटा है। ठीक है, अब b एक दूसरा सेट दिया है, सेट b आपको गिवन है। सेट b कैसे दिया है आपको, b इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, b इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, b क्या दिया है, इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आपको ये फाइंड आउट करना है। ए इंटरसेक्शन बी, इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, कार्डिनलिटी फाइंड आउट करनी है ए इंटरसेक्शन बी की। अब मुझे ये बताना पहले सेट ए क्या है, ये तो आपको दिया है, कौन से फॉर्म में दिया है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में इसे लिस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे कैसे एक्स डालने हमने, जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक्स क्या है, एक्स इज अ स्क्वायर, जिसका स्क्वायर है नेचुरल नंबर का। ठीक है, नेचुरल नंबर। तो और एक्स जो वैल्यू ले रहा है वो 100 से छोटी ले रहा है, यहाँ पे जो एक्स डालना है वो 100 से छोटा आना चाहिए। और एक्स क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो नेचुरल नंबर हमारे पास कौन है, 1 है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। तो एक्स कौन सी वैल्यू ले रहा है, 1। फिर यहाँ पे क्या है, दूसरा नेचुरल नंबर 2 होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर 3 कितना आ जाएगा, 9। 4 कितना हो गया, 16, ये 25। फिर कितना हो जाएगा, 36 हो गया। फिर 49, फिर 64, फिर 81। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा 100। पर उसने बोला है एक्स कौन सी वैल्यू ले रहा है, लेस देन 100 ले रहा है, तो बस 81 पे हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। अभी दूसरा है, ये दूसरा सेट को भी कंप्लीट करो। यहाँ पे सेट बी क्या आ जाएगा, ये तो हो गया सेट ए, हो गया सेट बी। ठीक है, अभी सेट बी कितना हो गया, यहाँ पे ये है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, तो ये हो जाता है 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। अब एक बात समझो, आपको चाहिए ए इंटरसेक्शन बी, जो ए और बी दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ऑड नंबर भी है, इवन नंबर भी है, और यहाँ पे केवल इवन नंबर है। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, जो इवन होगा। इवन कौन सा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, पर यहाँ पे तो 2 नहीं है। 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, तो इसमें तो अभी 16 भी आएगा, 16 भी आएगा आगे, तो 16 यहाँ पे भी है। इवन नंबर ही आएंगे ना बस, क्योंकि ये इवन नंबर है, तो कॉमन इवन नंबर ही आएंगे। 36 आया, 64 आया। तो ऐसे कितने कॉमन है, यहाँ पे 4 ही कॉमन है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 16 हो गया,
36 एंड 64। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो केवल 4 है। ठीक है, तो जो इसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी वो कितना आ गया? 4। ठीक है, यहाँ पे 4 एलिमेंट है तो आंसर कितना आ गया? 4। एन ऑफ इंटरसेक्शन बी कितना आ गया? 4 आ गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 सुनो क्या दिया है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है लेट। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट दिया है यहाँ पे गिवन है आपको। यहाँ पे गिवन है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x कहाँ बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। जहाँ पे ये कौन सी वैल्यू लेता है? ये वैल्यू लेता है 1 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 10। ये कौन सी वैल्यू ले रहा है? ये वैल्यू ले रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिया है बी द यूनिवर्सल सेट। इसको क्या बोल रखा है? ये यूनिवर्सल सेट है। और यहाँ पे क्या है? n बीइंग अ नेचुरल नंबर। जो यहाँ पे n दिया है ना, n, ये क्या है? नेचुरल नंबर है। ये है नेचुरल नंबर। यहाँ पे ये नेचुरल नंबर गिवन है। फिर उसके बाद दिया है आपको ए सेट दिया है 1 2 3 4। ए दिया है 1 2 3 एंड 4। ये सेट ए दिया है 1 2 3 4। और जो सेट बी दिया है आपको वो दिया है सेट बी, यहाँ पे देखना ये दिया है 2 3 6 एंड यहाँ पे दिया है 10। यहाँ पे कितना दिया है? 10 दिया है। जो सेट बी दिया है वो कितना दिया है? 2 3 6 एंड 10 यहाँ पे दिया है। तो अब आपको बताना है यहाँ पे देन व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डिफरेंस बी। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? देन व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डिफरेंस बी। मतलब जो ए डिफरेंस बी है उसका कॉम्प्लीमेंट बताना है। मतलब इन शॉर्ट आपको बताना क्या है? ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए पहले ए डिफरेंस बी ये फाइंड आउट होना चाहिए। तो पहले आप इन तीनों को लिस्ट कर दो। मतलब यू के अंदर कौन से यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे। उसने भी बोला है जो एक्स वाली वैल्यू ले रहा है ये कहाँ से ले रहा है? 1 से 10 के बीच में। इवन 1 और 10 भी इंक्लूड हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड हो रही है, इसलिए 1 भी आएगा और 10 भी आएगा। तो पहले आप यूनिवर्सल सेट बना लो। इसे लिस्ट कर दिया, मतलब हमें कौन से फॉर्मेट में? रोस्टर फॉर्मेट में इसे कर लिया। तो यहाँ से 1 से लेके 10 तक तो ऐसा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 आ गया। यू के अंदर ही आ गया। सिमिलरली अब आपने क्या फाइंड आउट किया? ए डिफरेंस बी फाइंड आउट कर लिया। अब ए डिफरेंस बी, जैसे हमने ए डिफरेंस बी पढ़ा है, ए डिफरेंस बी मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए में हैं बट बी में नहीं है। अब बताओ कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो ए में है बट बी में नहीं है। तो देखो 2 3 दोनों में है, तो इसे हटा दिया। अब ऐसे एलिमेंट जो ए में है बट बी में नहीं है, तो कौन से एलिमेंट आए? 1 एंड 4। तो यहाँ पे ए डिफरेंस बी क्या आ जाएगा? 1 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाता है। ठीक है, ए डिफरेंस बी में 1 आता है एंड 4 आएगा। अब मुझे बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है मुझे। तो ए डिफरेंस बी मतलब इसे समझो जैसे ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट है यूनिवर्सल सेट है। और ये जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये ए डिफरेंस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए डिफरेंस बी में तो ये आया है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, जिसके बाहर है। तो कभी भी अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? कॉम्प्लीमेंट। तो ए डिफरेंस बी का जब कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है ना, तो उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया, मतलब u माइनस ए डिफरेंस बी। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? जो ये एलिमेंट है इसमें कौन से एलिमेंट है? 1 एंड 4। और ये इसके अंदर कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें से इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब डिफरेंस जो इसमें है बट इसमें नहीं है, जो इसमें है और इसमें नहीं है। तो पहले कॉमन हटा दो। कॉमन क्या? 1 एंड 4। यहाँ से 1 हटाया, 4 हटाया। अब जो इसमें है इसमें नहीं है, तो कौन कौन से हूँ? 2 3 5 6 7 8 9 10। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 2 3 5 6 7 8 9 और 10। कितना आ गया? 2 3 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये आ जाएगा a माइनस बी, मतलब a डिफरेंस b के लिए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब आपको इसमें बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा, उसमें आपको बताना है कि इसमें नल सेट कौन सा है। यू हैव टू फाइंड आउट द नल सेट, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, जैसे आपको बताना है यहाँ पे नल सेट बताना है। यहाँ पे क्या बताना है आपको, नल सेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नल सेट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको जैसे 4 ऑप्शन दिए, ये दिया है फर्स्ट, सेकंड दिया है, ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। एंड फोर्थ ऑप्शन है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। चलो ठीक है, अब इसमें से समझते हैं कौन सा नल सेट है। यहाँ देखो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 1 एलिमेंट है, तो ये नल सेट नहीं हुआ। नल सेट मीन्स ये ऐसा आएगा, नल सेट ऐसा आता है ना, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं रहता और ऐसा आता है, ठीक है, इसमें ऐसा आता है। तो यहाँ पे समझो इस वाले में क्या हो गया आपका, इस वाले में यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया, मतलब 0, इसके अंदर 1 एलिमेंट है, इसलिए नल सेट नहीं हो सकता। फिर सिमिलरली इन 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ तो लिखा हुआ है ना, इसलिए ये भी नल सेट नहीं है। इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर फिर से क्या है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हमने पुटअप किया है, इसलिए ये भी नल सेट नहीं है। अब आ जाते हैं उस हिसाब से, तो ऑप्शन 4 बचता है, यही आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर यही हो जाएगा, बट समझते हैं इसे, ठीक है। इसने क्या बोला है, इस सेट के अंदर ये वाले एक्स आएंगे जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होना चाहिए, 0, और एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रियल नंबर। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इसे इस साइड भेज दूँ तो ये तो -1 हो जाता है। अब सोच के बताओ कोई ऐसा वैल्यू आपको मिलेगा जिसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाए। एक्स स्क्वायर कभी निगेटिव हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, नहीं है ना पॉसिबिलिटी। क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 0 ही आ सकती है। एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू ही क्या आएगी, 0 आएगी। सोचते देखो, जैसे एक्स की वैल्यू हमने 0 पुट की तो एक्स स्क्वायर आ गया 0, आपने -1 पुट किया तो आंसर कितना आ गया 1, या एक्स बराबर 1 पुट किया तो आंसर तब भी कितना आ रहा है 1। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 ही आएगी या 0 से बड़ी आती है, तो ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि हमें कोई यहाँ पे एक्स ऐसा मिलेगा ही नहीं, यानी कि यही क्या है, एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। इसमें तो ये इस क्वेश्चन में डाउट तो नहीं होगा वैसे, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वही क्या है, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। चलो ठीक है, यहाँ पे बस एक क्वेश्चन और समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है जैसे इफ़ ए इज अ सबसेट ऑफ, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है जैसे इफ़ A is a subset of B, if A is a subset of B, यदि A क्या है, B का सबसेट है, ठीक है, then which of the following is correct, ठीक है, then which of following the following is correct, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे दिया A कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन दिए हैं जैसे यहाँ पे B कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। B इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, या A इज ए सबसेट ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। जैसे आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। अब इसे समझने की कोशिश करो, यहाँ पे क्या दिया है, A इज ए सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट है, तो यहाँ पे A जो है वो किसका सबसेट है, यहाँ पे B का सबसेट है, तो इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, A इज ए सबसेट ऑफ B। मतलब अगर वेन डायग्राम से समझें इसे तो ये क्या हो गया, ये सेट A है, ये B का सबसेट है, यानी कि जो A के सारे एलिमेंट होंगे वो B में प्रेजेंट होंगे, तो B कहाँ पे आएगा, यहाँ B यहाँ बाहर पे आता है, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B के अंदर प्रेजेंट है, तो A इज अ सबसेट ऑफ B। अब यहाँ पे उसके बाद क्या दिया है, हाँ A इज, तो इसमें से कौन सा वाला सही है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है, तो आप कॉम्प्लीमेंट को समझो पहले। अच्छा, ये A इज अ सबसेट B, तो इसे हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A इज अ सबसेट, अगर इसे मैथमेटिकली सॉल्व किया जाए तो मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करते हैं इसे। अब मुझे बताओ A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, A इंटरसेक्शन B क्या होगा। देखो A B का सबसेट है, तो मतलब A के सारे एलिमेंट B में हैं, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, A ही आ जाएगा, तो इसका आंसर तो हो जाएगा A।
अब यहाँ पे समझो ए यूनियन बी क्या आएगा। अब ए तो बीटा सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, अगर इन सबको मिला के यूनियन लिया जाए तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा। आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब मुझे एक बार बताना, जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ले लूँ, इस वाले का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसका क्या ले लिया मैंने यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे क्या ले लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, कॉम्प्लीमेंट लेने पे क्या बन जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट लेने पे क्या बन जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट लेने पे बन जाएगा यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझना, ये इंटरसेक्शन था, ये यूनियन में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। सिमिलरली यहाँ पे अगर जो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, अगर हम इसे ऐसे समझें, देखो इसे ऐसे समझते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अच्छा हाँ इसका हमने कॉम्प्लीमेंट लिया ना, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, यहाँ से कितना आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट। और ए कॉम्प्लीमेंट को हम क्या समझते हैं, यूनिवर्सल माइनस ए, ये क्या हो जाता है, यूनिवर्सल माइनस ए, इतना हो गया है। यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा इस वाले पे, तो ये तो आ गया यूनिवर्सल माइनस ए। और सिमिलरली अगर मैं ये फाइंड आउट करूँ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आ कहाँ से रहा है, डिमॉर्गन्स लॉ बताया था वहाँ से आ रहा है ये, ठीक है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी, मतलब जो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, तो ये वाला कौन सा आ जाएगा, ये वाला देखो, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू माइनस बी। तो देखो अगर इसे समझते हैं हम, अगर हम इसे वेन डायग्राम से समझें, यहाँ पे वेन डायग्राम से देखो इसे कैसे समझेंगे हम। यहाँ पे दिया है सेट ए दिया है, यहाँ पे सेट बी दिया है, यहाँ पे सेट ए दिया है, सेट बी दिया है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, पहले ए कॉम्प्लीमेंट इसमें कैलकुलेट कर लो। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए में नहीं है। अच्छा इसे रीजन वाइज समझूँ मैं, ये 1 है, ये रीजन 2 है, ये कौन सा रीजन है, रीजन 3 है। ये कौन सा रीजन है, रीजन 1 है, रीजन 2 है, रीजन 3 है। तो अब यहाँ पे देखना ए कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से रीजन आ जाएंगे, जो ए कॉम्प्लीमेंट है उसमें आ जाएगा रीजन 2 और रीजन 3। ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से रीजन आए, रीजन 2 एंड रीजन 3। अब मुझे बताना बी कॉम्प्लीमेंट में कौन सा रीजन आया, मतलब जो बी में नहीं है। तो बी में तो 1 2 है ना, कौन सा नहीं है, 3 नहीं है, ठीक है। अरे मैं इन दोनों में कॉमन देखूँ, ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन देखूँ, तो कौन सा आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी में, मतलब इन दोनों में अगर मैं कॉमन फाइंड आउट करूँ, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा रीजन है, रीजन 3 कॉमन है। इन दोनों में कॉमन क्या है, रीजन 3 कॉमन है। और रीजन 3 कौन सा पोर्शन है, तो रीजन 3 अभी बताया था कौन सा पोर्शन है, यानी कि इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, इस वाले से, मतलब जो बी में नहीं है, रीजन 3 इसे तो रिप्रेजेंट कर रहा है, यू माइनस बी। और इसे हम क्या बोल देते हैं शॉर्ट में, बी कॉम्प्लीमेंट। इसे बोल क्या दिया जाता है, बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब इन शॉर्ट अगर हमने यहाँ पे समझा, तो यहाँ पे क्या समझा हमने, जो हमने ये बताया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, ये कौन सा रीजन आया, बी कॉम्प्लीमेंट। ये किसके बराबर आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे सोचो कि ए कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट है, उनका इंटरसेक्शन लिया है, वो आंसर भी बी कॉम्प्लीमेंट आया है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये रहा होगा, जो ये रहा होगा वो इसका सबसेट रहा होगा। ये जो बी कॉम्प्लीमेंट है वो इसका सबसेट रहा होगा। बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। जो बी कॉम्प्लीमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। तो इन शॉर्ट अगर हमने समझा तो क्या समझा, मतलब पहले हमने क्या लिया, ए का कॉम्प्लीमेंट, उसमें कौन से रीजन आ दिया, 2 और 3। फिर हमने बी कॉम्प्लीमेंट लिया, उसमें आया रीजन 3, दोनों का इंटरसेक्शन देखा तो वो तो रीजन 3 आ रहा है। रीजन 3 किसे रिप्रेजेंट करता है, रीजन 3 रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे यूनिवर्सल माइनस बी, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये बी कॉम्प्लीमेंट आया है। अब बी कॉम्प्लीमेंट कब आ सकता है, वो पॉसिबिलिटी किस टाइम पे है, जब बी इसका सबसेट रहा होगा, तभी इन दोनों में जो छोटा पोर्शन आएगा वही आएगा ना, ठीक है। जैसे आप किसी नंबर के थ्रू समझ लो, मतलब ए में ले लेना 1 2 3, अब बी में ले लेना 1 2 3 4, तो वहाँ से भी समझना इसे, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा ऑप्शन लेते हुए। तो ए में कुछ मान लेना, कोई सेट मान लेना, ए 1 2 मान लिया, बी कितना मान लिया 1 2 3, तो उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ तक करते हैं फिलहाल इस वाले में, इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्लास में।